देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। शादी बहुत जल्दी कर ली। रियली सॉरी। वैसे तो मैं 3 टाइम्स ड्रॉप आउट हूँ। फेल होना एक अच्छी बात। बीटेक फर्स्ट ईयर में फेल कर गया था। बस 1 साल में मुझे पता चला कि मुझे ज़िंदगी में डेस्क जॉब नहीं करना है। 2012 से मैंने सब छोड़ के ब्लू नेक्टर नाम की कंपनी चालू की। बीइंग एन आर्टिस्ट एक क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैं अपने काम में से गलतियाँ निकालनी आनी चाहिए। निंदक मेरे राखी है, आंगन कुटी छवार। माई लाइफ हैज बिकम माई वर्क। डीप इनसाइड वी ऑल आर क्रेविंग फॉर द अप्रिशिएशन। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तारीफ सच्चा होना चाहिए। क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली ही देखना चाहिए। हमको ऐसे लोगों को गुस्सा आता है। अपने में उतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो बहुत ही घटिया करता है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, सीधा सीधे उतना लेने का नहीं। बिल्कुल। और तभी मैंने फोटोग्राफी पिकअप किया। रियलाइज हुआ कि यार ये मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। इसके 2 पहलू है, एक तो फोटोग्राफी है और एक म्यूजिक है। तो 8 साल से मैं बेस गिटार बजा रहा हूँ अभी। तो मेरे शोज होते रहते हैं। 7 मंथ्स पहले हमने एक स्टूडियो चालू किया है, तो ड्रम्स, गिटार, पियानो एंड सिंगिंग क्लासेस भी लेते हैं। काफी कुछ कर रहे हो आप। कर्मा को मानते हो। यू डू इट बाय हार्ट, हो जाता है। आपको अच्छा करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिंदगी में। मेरा बेस्ट फ्रेंड सागर, तो ही पुश्ड मी बहुत ज़्यादा। आपके लिए रिस्क का क्या मतलब है? कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क में क्या रिस्क है? डू यू बिलीव इन प्लान बी? शाहरुख खान वर्सेस जेफ बेजोस। माय प्लान बी इज टू स्टिक विद द प्लान ए। कि आप जब भी प्लान बी रखते हो, इसका मतलब ही है कि आपको प्लान ए पे भरोसा नहीं है। इट इज देयर फॉर रीजन। प्लान बी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, प्लान ए फेल हो सकता है। मुझे दोनों ही चीज ठीक लगी। हम लोग उतने ताकतवर नहीं है मेंटली। ये चाहिए मेरे को, किसी भी कीमत किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। प्लान बी इज सेफ। वी आर द सेम बट वी आर नॉट द सेम। मुझे बी में ही जाना है। हाँ, मुझे इसी रास्ते से जाना है, ये जरूरी नहीं है। ए जो है वो मुश्किल था, आपने चेंज कर दिया। सी भी मुश्किल है। सब लोग जेफ बेजोस नहीं हो सकते। शायद हो जाओ तो बहुत बेहतर है, तुम्हें प्लान बी की जरूरत नहीं है। हार मिलती है ना आपको जब पराजय मिलती है, आप जब फेल हो जाते हो, आपके अपने दोस्त आपके अपने नहीं रहते, लोग सुसाइड कर लेता है, जान दे देता, लगता है छोटा मोटा एग्जाम पास नहीं किया, लगता है कि अब खत्म है जिंदगी। भाई जिंदगी खत्म नहीं है, शुरू है जिंदगी। व्हाट आर दोस 3 मिस्टेक्स जो लगता है कि आपको नहीं करने चाहिए? इट वाज गोइंग गुड बट देन सडनली वो कंपनी बंद पड़ गई। पीयूष भाई, कैसे हो आप? ठीक हूँ, थैंक यू। कैसा चल रहा है जीवन? सही चल रहा है अभी तो। ओके, देखिए आपका एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ। आपको पता भी है कि करीब करीब 2 वीक बाद आप आए हैं, और यहाँ पे एक गाना का एक लाइन याद आ गया है मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके। कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो थैंक यू सो मच आने के लिए। और जो नहीं जानते मैं बता दूं कि ये वही आदमी है जिन्होंने इस पॉडकास्ट सेटअप में मेरा बहुत ही ज़्यादा सहायता की है, और इनकी वजह से ही सेटअप हो पाया है। और आई एम वेरी सो ग्रेटफुल कि वो आज हमारे सामने है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बस क्या बात है, इट वाज माय प्लेजर। ओके सर, तो अपने बारे में एक शॉर्ट अपने लाइफ के बारे में जरा एक ब्रीफ दीजिए कि जैसे कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज किया, जस्ट एक शॉर्ट ब्रीफ अपने बारे में बताइए। मैं पुणे से हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर हियर ओनली। स्कूलिंग मेरा कॉन्वेंट स्कूल से हुआ है आकुड़ी में। पहले हम लोग चिंचवड़ में रहते थे, ओके। एंड देन लेटर ऑन शिफ्टेड टू बानेर एंड देन नाउ इन पाषाण। या पढ़ाई में एकेडमिक में काफी अच्छे थे आप? नहीं, मैं एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था, बस एक ब्राइट स्टूडेंट था मैं। ओके ओके। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा मेरे को एजुकेशन दिया है, विच इज़ व्हाट आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट। ओके, तो आपने एक्चुअली आपके बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से मुझे आपके बारे में पता है कि आप पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जी। तो आप उसके बारे में बताइए कि आपका क्या डोमेन था, आपने कहाँ से बीटेक या इंजीनियरिंग की? वेल, इंजीनियरिंग ऐसे पर से बीई नहीं है मेरा। आई एम एन इंजीनियर इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ओके वैसे तो मैं 3 टाइम्स ड्रॉप आउट हूँ। ओके, कहाँ पे हाँ, तो मैं ड्रॉप आउट मतलब कहाँ पे ड्रॉप आउट किया? ड्रॉप आउट किया मैंने मेरे कॉलेज में? हाँ, कॉलेजेस में ड्रॉप आउट किया मैंने। जो सप्ली लग जाती है, ईयर लग, वैसा मानूं क्या कि फेल किया? फेल ही हो गया मैं। ओके। तो वैसे उतना पढ़ाकू था नहीं। हाँ। दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, मस्ती मजाक करना में बहुत मैंने तो लाइफ क्लास में बंक मारना जो हम लोग भी काफी किए हैं। हाँ, वो सब किया, लेकिन पढ़ाई भी नहीं किया फिर तभी।
बट देन बुक्स तो रट्टा मारने आता नहीं था मुझे, समझ में नहीं आता था, तो मैं नहीं कर पाता था। Okay. मतलब फेल हुए बेसिकली। हाँ। और मैं बिलीव जहां तक करता हूं कि फेल होना एक अच्छी बात है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मैं भी बीटेक में एक बार फेल हुआ हूं। मुझे लग रहा है कि शायद मैं जिंदगी में एक ही बार फेल हुआ हूं, मतलब एजुकेशन वाइज। और तब मुझे लगता था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मतलब कि लगता था कि बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं फेल कर गया था फिजिक्स में। और तब मुझे लगता था कि यार अब कुछ नहीं होगा। मैं बहुत परेशान था, इन लोगों को परेशान करता था भाई अब मेरा एक लाइफ गया। मैं सीनियर्स को बोल रहा हूँ कि भैया कुछ हो पाएगा, कुछ जॉब तो वो लोग मुझ पर हंसते थे। तब मुझे बाद में पता चला कि जब आप फेल एक्चुअली होते हो तो आप एक नए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, आपको अपनी कमियां दिखती है और फिर आप एक्चुअली सक्सेस के लिए प्रिपेयर होते हो। सॉरी टू इंटरप्ट बट यस, मुझे लगता है कि फेल होना इज अ गुड थिंग। इट टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग। बस अभी एक लाइफ में एक डिग्री लेना बस एक बाकी रह गया, और कुछ नहीं। ओके। तो आप मतलब आप वहां से फेल किए और फिर वहां से कुछ चीज़ों को सीख के फिर लाइफ में आपने आगे बढ़ा। राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था मेरे सर पे। पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन लाइक थर्ड ईयर तक या लास्ट ईयर तक जाके रुक गया था वहाँ पे। एंड मेरे डैड भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग की किताबें वगैरह हमेशा घर पे पढ़ी रहती थी, तो मैं पढ़ लेता था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंसेप्चुअली मेरा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, लाइक फिजिक्स हो, मैकेनिक्स हो, वो सब मेरा काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप इंजीनियरिंग में मतलब आपका इंटरेस्ट था, आपने जॉब भी किया है उसके बाद आपने अपने कॉर्पोरेट में जॉब किया है? कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया है। आपने कितने साल जॉब किया? हार्डवेयर नेटवर्किंग होने के बाद मैंने 1 साल जॉब किया। बस 1 साल में मुझे पता चला कि मुझे ज़िंदगी में डेस्क जॉब नहीं करना है। ओके। मुझे ऐसा कुछ करना है जो मेरे पैशन को भी इग्नाइट करे, और उसी में कंटिन्यू करना था मुझे, ताकि वेदर इट इज़ अ जॉब बेस्ड और बिजनेस बेस्ड। बट देन फिर जॉब भी मैंने थोड़ा सा कोशिश किया, मैंने काम किया हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं जॉब करता रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली भी मुझे कहीं से तो पैसे तो आने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए ऑन एंड ऑफ हमेशा जॉब्स होते थे मेरे। ओके। तो फिर आपने जॉब किया और फिर कहीं ना कहीं आपका पैशन जो है, मतलब बैकग्राउंड में आपको कहीं ना कहीं परेशान करता था कि नहीं मुझे ठीक है, आई एम नॉट मेड फॉर अ जॉब काइंड ऑफ पर्सन। ऐसा मानो कि ऐसा था कि आपको खुद के लिए काम करना था। आपको एक्चुअली क्या मोटिवेट किया कि आपने आपका एक ठीक ठाक बैकग्राउंड है, आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपको कॉर्पोरेट में आप एक्सेल कर सकते थे, आप काफी तभी वेकअप से डीए मूवी आई थी। हाँ। तो वो मूवी देखने के बाद मैं बहुत इंस्पायर हो गया था, हाँ। और तभी मैंने फोटोग्राफी पिकअप किया। ओके। तो फर्स्ट टाइम मैंने फोटोग्राफी पिकअप किया, साइमल्टेनियसली मेरा हार्डवेयर नेटवर्किंग का भी चल रहा था। एक अच्छे से बड़े नामांकित फोटोग्राफर के पास मैं असिस्टेंट करके लग गया। वहाँ पे मैंने उनके पास से मैंने करीबन एक साल भर मैं उनके पास था। ओके। उनके अंडर में अपने फोटोग्राफी सीख लिया मैंने। काफ़ी सारे मैंने वेडिंग्स, मैंने 1 साल में करीबन 100 वेडिंग्स मैंने किए। ओके। तो हर हफ्ते में 3-3, 4 होते ही थे। तो बहुत सारे वेडिंग्स किए, उसमें से भी कभी कभार छोटे मोटे ऐसे ऑफ इवेंट्स के, मतलब ऑफ द इवेंट्स के जॉब्स मिलते थे। जैसे कुछ प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो या कुछ ऑफिस का फोटोग्राफी करना है वगैरह। और उसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। मजा आ रहा है, कहीं ये मजा आ रहा है, और ये मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे बिहेव करना है एंड ऑल, तो वो तो मुझे अच्छी तरह से आता है। मेरा इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल इज गुड, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, और उनके साथ कैसे डील किया जा सकता है ये मुझ में नैक था। ओके। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में लग जाऊँ और मैं वहीं पे हाँ जी करते बैठूं। तो मैंने ऐसा फिर ट्विस्ट कर दिया इसको कि मैं कमर्शियल फोटोग्राफर बन गया। मतलब आपका, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका था कि देखो ऑफिस में या कॉर्पोरेट में भी जॉब है, काम है, लेकिन वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस की आप दूसरे के अंडर में काम करते हो, और कि अभी ये कंप्लीट करके देना है, कल क्या होगा, कहीं ना कहीं एक इंटरनली बहुत है लिमिटेशंस, और कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ सिक्योरिटी भी बोल तो, और एक प्रेशर भी, एक प्रेशर है कि यार ये कब होगा, बिल्कुल ये कितना होगा, और एक फ्रीडम वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग शायद आपको लगा। जी।
तो उसके कारण आपने फिर से अपने पर्सनल पैशन जो कि आपका फोटोग्राफी इनिशियली आपने एक्सप्लोर किया कि ये चीज़ जो है मैं बहुत अच्छा हूँ और अच्छा भी हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है और शायद यहाँ से अगर कुछ पैसे आ पाए हाँ तो सही रहेगा मेरे लिए। हो सकता है शायद वो जो कॉर्पोरेट से पैसे आ रहे हैं उससे थोड़ा कम भी हो, लेकिन यहाँ से अगर ज़रा सा भी पैसा आ रहा है जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊँ, सेटिस्फैक्शन अलग होती है। हाँ वो सेटिस्फैक्शन रहता है। ओके जी। तो उसके कारण आप जो है इस फील्ड में है। तो आप, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप जो है कॉर्पोरेट से अपने पैशन की तरफ अचानक से कॉर्पोरेट को छोड़ दिया, फिर फोटोग्राफी में आया, या ग्रेजुअली चेंज किया कि अपने पहले जॉब करते रहा फिर पार्ट टाइम में फोटोग्राफी भी, जैसे या क्या है? कहा था मैं थोड़ा ड्रॉप आउट था पहले, तो जो मेरा जॉब जो चल रहा था तो मैंने उसके बाद में मैंने 12th कंप्लीट किया है। पहले 12th मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद में मैंने 12th कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट लिया हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड CCNA MCAC MCAS वो सब मैंने किया। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन है, सिस्को का है, रेड हैट का है। वो सब करने के बाद एक सर्टिफिकेट तो आ गया, लेकिन उसमें जॉब नहीं करना था मुझे। फिर धीरे धीरे जैसे मैं फोटोग्राफी की तरफ बढ़ते गया हूँ, तब से मेरा नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर का बहुत ऐसे कम हो गया है। बट ऑन एंड ऑफ कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स थोड़ा सा रिपेयर करने के काम आते थे मुझे, जान पहचान में से वो मैं करता था, थोड़े पैसे मिलते थे उसमें से। और फिर प्रॉपरली स्थापित किया मैंने 2012 में। 2012 से मैंने सब छोड़ के ब्लू नेक्टर नाम की कंपनी चालू की। ओके, अब ये आपकी खुद की कंपनी थी? हाँ, ये मेरी खुद की कंपनी थी, ब्लू नेक्टर। ब्लू नेक्टर नाम। वो क्या करती है वो? जरा ब्रीफ दो कि वो कंपनी आखिर बेसिकली है क्या? वो अभी एक्चुअली 3 साल पहले तक थी, तो मैंने नाम चेंज किया, उसका राइट लाइट मीडिया रख दिया अभी। राइट लाइट मीडिया, हाँ। Yes. तो उसमें क्या होता है, आप जरा सा दो प्रकाश हम लोग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी करते हैं। ओके। फोटोग्राफी वीडियोस, जैसे ट्रेनिंग के लिए वीडियोस लगते हैं, या फिर सेल्स रेप को वीडियोस लगते हैं, कुछ उनके फैक्ट्री में कोई प्रोसेस है वो समझाने के लिए जो शूट किया जाता है, वो सब हम करते हैं। कोई प्रोडक्ट हो या कोई उनकी प्रोसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो, कंपनी का कॉर्पोरेट वीडियो हो, तो वो सब हम करते हैं अभी। ट्रेलर काइंड ऑफ या एड? एक एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लोगों को लेमिटर में समझाना कि बेसिकली आपकी कंपनी और आप क्या करते हो, तो जिसको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ कंपनी है, उसके लिए आप एग्जैक्टली क्या करते हो? उनके लिए हम कॉर्पोरेट वीडियो बना सकते हैं। हाँ, जैसे आप जैसे एक एडवर्टाइजमेंट जैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक शूट किया था जो उनको ट्रेनिंग के लिए लगता है कि ये प्रोडक्ट है इनका, एक बड़ी मशीन है पैकेजिंग की। तो ये मशीन में क्या स्टेप्स होते हैं कि स्टार्टिंग से यहाँ से बॉटल्स अंदर जाते हैं, तो उसको लेबलिंग होता है, फिर वो पैकेजिंग कैसे हुआ जाता है, तो फिलिंग कैसे होता है, वो सब करके एंड में वो बॉक्स बन के आ जाता है बाहर। ओके। तो ये पूरा प्रोसेस शूट किया हमने, उसका एक वीडियो बना दिया, और उसके साथ साथ एक कॉर्पोरेट वीडियो भी बनाए हमने काफ़ी सारे आज तक, जो कंपनी को ऐसे लाइमलाइट में लेके आते हैं कि उनके प्रोज क्या है, कि वो कितने साल से है, कहाँ से आई है, क्या करते हैं, कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन वो एक शॉर्ट वीडियो में होता है। इसको कॉर्पोरेट वीडियो कहा जाता है। ओके, मतलब उसके प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाके बताते हो कि आखिर वो प्रोडक्ट मतलब एंड टू एंड वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है। अगर कुछ मशीन ही है तो कैसे रॉ मटेरियल जा रहा है, फिर बीच में क्या हो रहा है, फिर एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, फिर कंपनी के बारे में भी आप एक ओवरव्यू बताते हो कि ये कंपनी मतलब कैसे कैसे करके एस्टेब्लिश हुई है, ऐसा कुछ। कौन है ओनर, उनके ओनर से ओनर के भी कुछ बाइट्स रहते हैं, ओनर भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी लेते हैं हम। और स्टाफ कैसे काम करता है, एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स वगैरह उनके क्या है, तो वो सब भी हम लोग शूट कर सकते हैं। ओके। ये शूट करके ये लोग एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पे डाल के कंपनी को भेज दिया कि भाई हम लोग ऐसा है, ये वीडियो है, आप देख लीजिएगा, एंड देन उनके क्लाइंट्स या वेंडर्स डिसाइड कर सकते हैं कि यू शुड गो फॉर विद दैट कंपनी और नॉट। तो इट्स एन एक्सप्लेनर, बेसिकली एक पीपीटी होता है, बट पीपीटी एक स्लाइड पढ़ते बैठने से अच्छा एक वीडियो देख लिया, काम खत्म। हाँ, मतलब कंपनी के को लेके अगर कोई XYZ उनको ज्यादा पता नहीं है तो उसको एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, एक पूरा आइडिया आ जाता है कंपनी का स्टार्ट टू एंड।
और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर आप डिसाइड करो कि कंपनी के साथ जाना है नहीं जाना। बेसिकली आप कंपनी को एक्सपोजर देते हो लोगों के बीच Exposure में देते हैं, जी। इन ए वीडियो फॉर्म, कि अब जिसको पढ़ने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो उतना पढ़े कि क्या करता है नहीं कर रहा है। हाँ। उससे अच्छा है कि भाई एक छोटा सा वीडियो है, आप देख लो हाँ। कि ये कंपनी है, ये सब चीज करती है, ऐसे ऐसे करती है। जी। और फिर उस हिसाब से आप अगर आपको प्रोडक्ट लेना है या कुछ भी करना है, कंपनी का बिजनेस करना है नहीं करना, क्योंकि एंड तो यही है शायद इस प्रोसेस का कि कंपनी को क्लाइंट मिले, क्लाइंट कंपनी को बिजनेस मिले। जी। और सही है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ऑलरेडी एक स्टार्टअप को रन कर रहे हो, क्योंकि इट्स सो एक्साइटिंग फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और ये मेरा काइंड ऑफ पैशन बोल लो, इंटरेस्ट बोल लो, पता नहीं कोई भी शब्द दे दो, लेकिन एंड गोल मेरा इससे यही है कि कहीं ना कहीं जो आपने बोला, एक एक पैशन होता है, जो एक इंटरेस्ट होता है पर्सनल लोगों का, कि काम दुनिया में हर लोग कर रहा है। कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी साइंटिस्ट है, कुछ भी कर रहा है, लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम मनी, पैसे आ रहे हैं, काम तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन उस वही काम इंटरेस्टिंग हो जाता है, पैशन बन जाता है, जब आपको वो काम करने में मजा आए और वहां से कुछ पैसे भी आ जाए, बिल्कुल। तो ये बहुत मजेदार हो जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है आपके बारे में कि आप एक्चुअली वन स्टेप ऑलरेडी अहेड हो काफी लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते जरूर हैं, जो भी है एम्प्लॉय है, कुछ भी है, तो उनका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि खुद के लिए काम करना, जो उनको बेसिकली बहुत पसंद हो, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। बट आप ऐसा कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए तो, कम से कम। तो लेकिन आपके बारे में एक चीज और जो मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हो, म्यूजिक शोज भी करते हो, तो उसके बारे में बताइए कि ये म्यूजिक से आपका रिलेशन जो है मेरे वो life के- कैसे आया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। मेरे लाइफ के दो पहलू है, एक तो फोटोग्राफी है और एक म्यूजिक है। हम्म, तो जैसे मैंने ऑलरेडी फोटोग्राफी को एस्टेब्लिश कर लिया हूँ मेरे लाइफ में अभी, उसी तरह से मुझे म्यूजिक में कुछ ना कुछ करना था कि शोज करने थे, मुझे स्टेज पे जाना था। ओके। उसके लिए मैंने काफ़ी सारी मेहनत की, काफ़ी वो भी मैं खुद से ही सीखा हूँ मोस्टली। शुरुआत में मतलब 10वीं के बाद थोड़ा सा गिटार क्लास लगा दिया था मैंने शुरू में। हार्डली 6 महीने मैंने गिटार क्लास किया था। उसके बाद मुझे पता चल गया कि सीखना कैसे है इसको, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है और कैसे सीखा जा सकता है। तो उसके बाद तो बुक्स एंड ऑल, तो तभी तो इंटरनेट इतना था नहीं अवेलेबल, बुक्स वगैरह पढ़ के मैंने सीख लिया। तो करीबन एक 8 साल पहले आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द बेस गिटार। ओके। बेस गिटार एक थोड़ा सा अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो 8 साल से मैं बेस गिटार बजा रहा हूँ अभी मेरा। तो बेस गिटार, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब मुझे नहीं पता है, तो बहुत लोगों को भी शायद ना पता हो, बेस गिटार क्या होता है। बेस गिटार एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है थोड़ा सा। हाँ, वो नॉर्मल गिटार से जो कैसे है, अलग है। नॉर्मल गिटार से थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसको जनरली उसको 4 ही स्ट्रिंग्स रहते हैं, हालांकि गिटार को 6 स्ट्रिंग्स रहते हैं। इसको 4 स्ट्रिंग्स रहते हैं, थिक स्ट्रिंग्स रहते हैं, और वो पीछे बैकग्राउंड में बेस ऐड करता है। हाँ, बेस थोड़ा ज्यादा रहता है हाँ, सामने। बेस ही रहता है उसको। हाँ, तो ये बेस गिटार इसलिए इसको हो गया। जी। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो बेस गिटार मैंने पिकअप किया, मैंने सेकेंड हैंड खरीद लिया सीखने के लिए एंड ऑल दैट। तभी से चल रहा है। अभी बेस गिटार बजा रहा हूँ मैं अभी 1-2 बैंड्स में, और मेरे शोज होते रहते हैं। अभी फिलहाल तो मैं हार्ड रॉक कैफे में एवरी फ्राइडे में परफॉर्म करता हूँ। क्या हार्ड रॉक कैफे? हाँ जी। तो एवरी फ्राइडे आपकी टीम जाती है, आप जाते हो? तो हम दोनों है, एक सिंगर गिटारिस्ट करके है, मैं अभी गिटार बजा रहा हूँ वहाँ पे। हाँ। 2 हफ्ते पहले हमने हार्ड रॉक कैफे में भी परफॉर्म किया था। 2 महीने में जस्ट 4 शोज हुए हैं हमारे, बट इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। हाँ। प्रैक्टिस कंटिन्यूस चल रही है हमारी। बहुत शानदार, मतलब आप काफ़ी चीज़ें कर रहे हो, मतलब आप एक स्टार्टअप को रन कर रहे हो और फिर फोटोग्राफी एंड देन म्यूजिक थोड़ा सा हटके है आपका। हाँ। मतलब वो काफ़ी उसके अलावा भी लाइक हमने 7 मंथ्स पहले हमने एक स्टूडियो चालू किया है। ओके। एक जैम रूम एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है विद क्लासेस है हमारे। तो हमारा सबसे बड़ा जैम रूम है उस एरिया में। आप एरिया का नाम बताओ। पिंपले सौदागर में। हाँ? पिंपले सौदागर में। पिंपले सौदागर, पुणे। क्या नाम है स्टूडियो का? नोट्स एंड बीट स्टूडियोज। नोट्स एंड बिट्स स्टूडियो। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे जैमिंग के लिए हमारे पास रूम है। जैमिंग क्या होता है? जैमिंग के बारे में जैमिंग एक जो म्यूजिशियंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इधर उधर, और वैसे पुणे में बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं और वैसे ग्रुप्स बहुत सारे हैं।
तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, क्योंकि घर पे नहीं कर सकते, थोड़ा सा अच्छा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। इट्स साउंड प्रूफ रूम। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ जो जितना चिल फाड़ के आपको चिल्लाना है, आपको गाना गाना है, आपको म्यूजिक बजाना है लाउडली, तो आप वो वहाँ पे सेफली कर सकते हो। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट अवेलेबल है, एम्पलीफायर्स है, ड्रम किट है, इंस्ट्रूमेंट्स है अवेलेबल, तो वो वहाँ पे आके इंस्ट्रूमेंट्स उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आप उसको रेंट आउट करते हो? रेंट आउट करते हैं आर्ली बेसिस पे। हाँ, आर्ली बेसिस पे 1 घंटे के हिसाब से हम। अच्छा, 1 घंटे के हिसाब से उसको रेंट आउट करते हाँ हैं। जी। और आपका स्टूडियो से मतलब मेन पर्पस क्या है आपको, कि आपको रेंट पर्पस से ही किया है या खुद के लिए किया है, क्या है ये पैशन के थ्रू ही आया है। मेरे वहाँ के जो पार्टनर है उनका बेटा भी बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है। हालांकि वो अभी 16 साल का है सिर्फ, लेकिन सब इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता है। ओके। वैसे वो कीबोर्डिस्ट है और ड्रमर है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक जगह हो गई, सब लोगों के साथ मिलजुल के रह के सीखने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। मुझे भी बहुत सारा सीखने मिलता है लोगों के साथ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ, और वहाँ पे भी ग्रो हो रहा हूँ मैं। ओके, तो मतलब वो खुद के लिए भी है और आप उसको रेंट आउट भी करते Rent हो? out भी करते हैं। तो आवरली आप कितना चार्ज करते हो? पता नहीं, आई डोंट नो, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, यू कैन आंसर और यू कैन नॉट, बट क्या है? पुणे में हमारा सबसे कम रेट है, हम लोग सिर्फ 200 रुपये घंटे का चार्ज करते हैं अभी। 200 रुपए घंटे? हाँ, इट्स एन इंट्रोडक्टरी ऑफर। हम लोग जल्दी से इसको हम लोग 300-350 पे लेके जाएंगे। मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, फिर Approach आप, करते हैं। क्योंकि अभी तो क्या है ना कि जब तक लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाए कि आपके पास क्या है, लोगों को क्या जरूरत है, तो फिर वैसे लोग आपको रीच करते हैं। जी, उसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डिंग रूम भी है। हम्म। रिकॉर्डिंग करते हैं हम म्यूजिक का। कोई सिंगर हो या कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या किसी को पूरा गाना बना के चाहिए तो हम उनको हेल्प करते हैं, हम प्रोडक्शन भी करते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा हमारे क्लासेस भी है। हम अच्छा। लोग ड्रम्स, गिटार, पियानो एंड सिंगिंग की क्लासेस भी लेते हैं वहाँ पे। ओके, लोगों को सिखाते हो कि सिखाते किसी को अगर भी ड्रम हैं। सीखना है या गिटार हाँ जी, सीखना है हाँ जी। तो आप उनको सिखाते भी हो? तो जी। ओके, आप काफी कुछ कर रहे हो एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल ये आता है कि पहला नंबर तो देखो मेरे पास 2 सवाल है यहाँ पे इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो आप बताओ कि एक कॉर्पोरेट है जिसमें आपने काम किया है और एक पैशन है जिसमें इतनी सारी चीजें हो रही है, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप शोज कर रहे हो, आपके पास अपना स्टूडियो है, आप क्लासेस ले रहे हो, आप रेंट आउट कर रहे हो चीजों, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। Yes. तो बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेट में क्या है ना कि आप ऑफिस जाओ 9 to 6 काम खत्म। तो आपके हिसाब से कॉर्पोरेट और पैशन में से मैं क्या करूं, इसको सही तरीके से अगर फ्रेम करूं तो कॉर्पोरेट और पैशन में आप कैसे मतलब क्या अच्छा है और आपको क्या एक्साइट करता है पैशनेट होने में, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर पा रहे हो, कॉर्पोरेट में तो बहुत लिमिटेड है। तो आपको क्या मोटिवेट करता है इतनी सारी चीजों को करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपको कहाँ से आता है? जैसे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को एनर्जी आती है रोज उठ के जाने के काम को, सेम थिंग है। इट्स अबाउट द सेम थिंग। मैं कुछ यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश नहीं करूँगा, बट बात ऐसे है कि आज मुझे यहाँ पे शूट करना है, या आज मुझे ये जैम अटेंड करना है, या आज मुझे ये क्लासेस लेना है, ऐसे हिसाब से मेरा बस कैलेंडर बन जाता है और आई टेक इट 1 डे एट अ टाइम। ओके, तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि आप आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो आपको वो फीलिंग्स आती नहीं है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे भी करना है, शायद नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दैट। हाँ। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड। मतलब वो एक्साइटमेंट तो रहता ही है, क्योंकि पता नहीं आज कोई नया म्यूजिशियन का ग्रुप आने वाला है, आज क्या सुनने मिलेगा मुझे, ये लोग कैसे बजाएंगे। तो उसमें से भी कुछ ऐसे नगीने आते हैं कुछ हमारे यहाँ पे स्टूडियो में जो इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या इतना बढ़िया गाते हैं कि बस सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे वेरिएशंस है लाइफ में आपको, Variations मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिस का वो मोनोटोनस जॉब की आपको क्लोज टू सेम थिंग आपको बार बार करने हैं, सेम वही चीजें। यहाँ पे क्या है ना कि वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, कभी फोटोग्राफी करने हैं, कभी शूट करने हैं, कहीं परफॉर्म करने हैं, लेकिन वेरिएशन से और वो आपके इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो आपको बहुत एनर्जी देता है, बहुत आपको फ्यूल्ड अप करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा सवाल मेरा है इसी से रिलेटेड ही है, और वो ये है कि जैसे कि मुझे पता ही चला और कि आप जो है इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो इसमें यहाँ पे ये आता है कि आप जो वर्क लाइफ बैलेंस करके एक चीज़ होता है, आप इसमें कितना बिलीव करते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है, और
आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं बहुत कोशिश करता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस करने की, लेकिन बात यह है कि माई लाइफ इज हैज़ बिकम माई वर्क। ओके। जो लाइफ में जो मेरे पैशंस है वो सब मेरा वर्क हो गया है अभी। हम्म तो दोनों के बीच में एक सीमलेस कनेक्टिविटी है। दोनों के बीच में सीमलेस कनेक्टिविटी है। अभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना यहाँ तक आने के लिए सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कभी बोला नहीं कि नहीं ये नहीं ये हाँ, मत तो ये कर, कर, तू ये कर, तू तू ये क्यों ऐसा कर मत रहा कर, है? तू इंजीनियर बन जा या फिर तू जॉब ही कर, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बीच बीच में कभी कभार ऐसे डाउनफॉल्स आते हैं बिजनेस में, तो आपको भी पता है कि अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ये लाइफ में, हाँ, वो तो है। स्पेशली तो बिजनेस तो लाइफ का ही है, कुछ कर नहीं सकते। वो रिस्क होता है बिजनेस में कि यार कुछ काम नहीं मिल रहा है, क्या करें। एक बात बताना चाहूँगा, पिछले 6 महीने से मैंने एक भी शूट नहीं किया था। ओह, और अभी जनवरी से मुझे 2025 इज टर्निंग is good for you. 6 मंथ्स मुझे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला था, एंड आई वाज लाइक वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी डाउन। बट देन मेरा स्टूडियो स्टार्ट हुआ था, तो मुझे करने के लिए कुछ मिला था, एंड वो भी बिजनेस एक स्टार्ट ही हो रहा था। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनिटरी रिटर्न फ्रॉम इट। बट अभी कहीं जाके अच्छी तरह से पिकअप हुआ है, और भी इसको और रीच आउट करना है और म्यूजिशियंस को। बट आपके सवाल पे बोलना चाहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कभी भी उठता हूँ, जाता हूँ, कभी भी घर पे आता हूँ। कभी 12 बजते, कभी 2 बजते, रात के 4 बजते, कभी आता भी नहीं हूँ। तो ये तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है ना? नहीं है तो लेकिन इसमें मजा आता है कहीं ना कहीं आपको? मज़ा तो आता है मुझे। देखो 10:30 बजे रात को सोने की आदत है। ओके। बट देन मुझे काम रहेगा तो फिर मैं जाग लेता हूँ, पूरी रात जाग लेता हूँ। ओके। तो हमने अभी पिछले महीने एक प्रोजेक्ट किया था जो हमारा टोटल मोर देन 40 आवर्स चला था कंटिन्यूअसली। ओह, वाह। और उसके बीच में 1 घंटा कुछ सो पाया था। अदरवाइज कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे थे। बहुत टाइट शेड्यूल था वो प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो वी हैड टू डू इट। लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि यार बहुत थक गए, यार क्या टाइम हो गया, छोड़ दो यार, कल देखते। ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ। एक्चुअली ये मुझे जो लगता है इसका एक वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि आपको वो चीज़ बहुत ही पसंद है। क्योंकि जब मुझे याद है कि जब मैं खेलता था, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, जो मेरा फ्रेंड भी है इसको भी क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हम लोग थकते नहीं है। हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ जो हमें पसंद होता है ना दिल से, तो आप उसमें कितना भी एनर्जी लगा दो, कितना भी एफर्ट लगा दो, आप फ्रेश महसूस करते हो। बिल्कुल। और मैं जॉब में थक जाता हूँ, मैं 5 घंटे 7 घंटे में लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो मेरे से इंटरेस्ट से नहीं है। तब मुझे लगता भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे फैमिली से बात करने, मेरे फ्रेंड से बात करने हैं। क्योंकि आई थिंक कि वर्क लाइफ बैलेंस जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं तब करने की जरूरत पड़ती है जब आपका जो वर्क है वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तब आपको लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपका वर्क ऑलरेडी आपका पैशन है तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस शायद वो है ही है। ऐसा वो है जाता क्या? है। बस अभी थोड़ा सा दिक्कत कभी आता है कि घर वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी मुझे 6 बजे उठ के जाना होता है तो मेरे लिए लंच पैक करना, तो सुबह 4 बजे उठ के लंच बनाते हैं मेरे लिए। तो वो सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरी वाइफ और मेरी मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करती है उसके लिए। तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। बस पूछते कितने बजे आओगे बेटा, तो ओके। मैं तो बोलता हूँ पता नहीं कि पता नहीं, मैं जा रहा हूँ युद्ध लड़ने, अब काइंड ऑफ कि हाँ जा रहा हूँ भाई अपने काम के लिए। निकलते वक्त फोन करूंगा, मुझे पता नहीं है। तो पता नहीं है तो ये लो लंच लेके जाना। तो वो लोग हैप्पी हैं आपके एक्शन से, आपके चीजों से? आप लोग See, जब तक आप रिजल्ट्स दिखा रहे हो ना घर पे, तब तक ठीक है। जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर यार तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते, देखो कुछ मिलता है क्या, या नहीं हो रहा देखो यही कर लेते, यही कर लेते तो अच्छा होगा। कुछ छोटा मोटा वर्क फ्रॉम होम काम कुछ मिल जाता है क्या, देखो कुछ एडिटिंग का काम मिलता है क्या, देखो ये सब होता है। तो नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ मुझे लग रहा है कि लाइफ ही है। मुझे एक छोटा सा स्टोरी है जो बहुत रिलेटेड है, मैं उसको बिना नाम लिए बताने की कोशिश करूँगा कि देखो हमेशा यही होता है ना कि हम लोग लाइफ में जो रिग्रेट है वो हमें महसूस तभी होता है जब हम लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हैं, अगर वो अच्छा होता है, अगर वो बुरा होता है। ये कंसिक्वेंसेज है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि आप ये करोगे तो अच्छा ही हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही।
और इधर वो अच्छा होगा, इधर ये बुरा होगा। तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया और वो बाद में बहुत ही अच्छा नहीं हो पाया और आपके पास दो ऑप्शन हमेशा रहते हैं, तो हमेशा आपको बोलने वाले मिल जाए कि अबे ये कर लेता तो अच्छा होता। लेकिन किसको पता कि अगर ये कर लेते तो भी अच्छा नहीं होता, तो है कि नहीं? क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन तो रहते ही हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि आपका जो दिल कहता है आप उसके साथ आगे जाओ। क्योंकि अगर आप वो फॉलो कर अपने दिल को फॉलो करते हो तो आप रिग्रेट कम से कम मिलता है। रिग्रेट तो नहीं मिलता, हम्म। इनकम मोड में आप पूरी जान लगा के उसमें मेहनत करते हो और मेहनत का तो फल मिलता ही है। यू डू इट बाय हार्ट, हो जाता है। ओके, तो आप इस बात को मानते हो, आज ये काफी आज का दिन ही मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड रहा है कि आप कर्मा को मानते हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट स्टिल रिलेटेड। Yes. कि आप जो बोले कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ। तो क्या आप इस चीज को मानते हो, कर्मा को मानते हो? बिल्कुल। कर्मा का मतलब आपके लिए क्या है? क्या है कर्मा? यू गेट व्हाट यू नो, बिल्कुल इजी में बोल सकते हो, क्या है कर्मा? क्या है? यू गेट व्हाट यू गिव बेसिकली। अच्छा, जो आप देते हो वो आपके पास लौट के आता है, ये आप मानते हो? ये मैं मानता हूँ कि अगर आप अच्छा दे रहे हो तो तो अच्छा आएगा, आएगा। अगर बुरा दे रहे हो तो हाँ। बुरा आएगा। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपने ऑलरेडी कुछ बुरा किया है, हाँ अगर अच्छा हो रहा है तो आपने ऑलरेडी कुछ अच्छा किया जी। है, ऐसा है। जी। क्योंकि आज का क्या है ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा रिलेटेड भी है, लेकिन आज का दिन ही कहीं ना कहीं ना मैं इसी टॉपिक के इर्द गिर्द भटक रहा हूँ। अच्छा। कि मैंने मेरे फ्रेंड से रात में मैंने 2 घंटे बात की और वही कर्मा के बारे में कि मैंने सारे रिलीजन को एक्सप्लोर किया कि हिंदुइज्म जो है वो कर्मा के बारे में क्या सोचती है। कर्मा इन द सेंस कि बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब कभी बार लगता है कि बुरे लोग जो हैं वही बहुत फल फूल रहे हैं, तो लोग एक डाउट आता है ना मन में कि साला एकदम बुरा ही करो, फिर अच्छा क्यों करना है। तो हम लोग काफी एक्सप्लोर कर रहे थे कि हिंदू में कर्मा का क्या मतलब है, कि अगर अच्छा कर्मा करना चाहिए, बुरा कर्मा करना चाहिए। फिर बुद्धिज्म को हम लोग एक्सप्लोर किए कि आखिर बुद्ध क्या बोलते थे कर्म के बारे में। फिर आज मैं सैलून गया और वो लोग मुस्लिम थे और रमजान चल रहा है, तो वो लोग भी काफी ऐसे ही बात चल गया कि बाल कटाते समय की कर्मा के बारे में। वो लोग भी बोल रहे थे कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट आया कि क्या आप लोगों में, क्योंकि मुसलमान धर्म के बारे में मुझे, मैं हिंदू और मुझे ज़्यादा पता नहीं था, एक्सपोजर नहीं था उनके बारे में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कर्मा के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप भी यही सोचते हो? बोला एग्जैक्टली कि हम लोग भी यही मानते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये ध्रुव सत्य है और उसको कोई काट नहीं सकता है सब। तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा ना कि भाई सारा धर्म सेम ही है, सब लोग कहीं ना कहीं सेम चीज को ही मानते हैं। आपको अच्छा करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिंदगी में, आपको अच्छा करना ही चाहिए, करना ही होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया था टॉपिक से, बट फिर भी ओके। तो मैंने जहां तक आपको एक्सप्लोर किया है, आपसे जो थोड़ी सी मेमोरी बात हुई है, तो आप में एक चीज मुझे पता चली है जो कि वो एक्स फैक्टर जिसकी तलाश में मैं हूँ, जिसके कारण मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और वो मेरा एक्स फैक्टर है कि सारे लोगों में एक एक्स फैक्टर होता है, एटलीस्ट एक एक्स फैक्टर होता है। कुछ लोग उस एक्स फैक्टर को जानते हैं, कुछ लोग एक्स फैक्टर को नहीं जानते हैं। किसी को वो एक्स फैक्टर आपके फ्रेंड बताते हैं आपको कि अरे भाई तुम थोड़े अलग हो। आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, कोई बता सकता है कि भाई तू इस चीज में बहुत अच्छा है, और ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट उसके लिए हो जाता है। अदरवाइज आप शायद एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आप होते, पता नहीं वो पुश आपको, वो एक्स फैक्टर जो आपको पैशनेट की तरफ कहाँ से मोड़ा गया। तो आपको कुछ ध्यान में है कि वो जो आपका जो एक्स फैक्टर, जो भी अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट, कि आप एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते लेकिन अभी आप एक थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन यू आर डूइंग सो गुड इन योर फील्ड, कि फोटोग्राफी कर रहे हो, म्यूजिक शोज करते हो, अपना स्टूडियो है, क्लासेस लेते हो। तो इसका इन्फ्लुएंस जो है कोई पर्सन है या आपका खुद का इंट्यूशन था, क्या था? मोस्टली इंट्यूशन से ही आया है ये, बट ऑल द टाइम लाइक कभी मेरा काम ही ऐसा था कि मुझे फोटोग्राफ्स निकाल के लोगोलोगों को दिखाने पड़ते थे, तो उसमें से मुझे काफ़ी सारा अप्रिसिएशन आया। एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड सागर,
तो ही पुश्ड में बहुत ज़्यादा, बहुत पुश किया उसने कि यार ये फोटो कि तू ये बहुत अच्छा करता तू है, निकाल सकता है ना, ये तो कोई और नहीं निकाल सकता। ऐसा मेरे डैड भी मतलब बाय हॉबी फोटोग्राफर थे। उनके पास से ही मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की एक्चुअली। जब बहुत छोटा था तभी मैं SLR कैमरा वगैरह यूज़ करना सीख गया था। और तब से लाइक मेरे डैड भी बोलते थे कि यार इसके फ़ोटोज़ कुछ अच्छे ही आते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। वो अप्रिसिएशन इतना बढ़ गया धीरे धीरे कि मैंने उसको कई बार मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर एक्चुअली देखा है, ऑब्जर्व किया है कि लोगों में एक्सपेक्टेड रहता है, मैक्सिमम लोगों में रहता है, और वो आपको कुछ गॉड गिफ्टेड लोग बिना किसी को बताए हुए उनको खुद से ही पता चल जाता है कि भाई मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, मुझे यही करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर है, रोनाल्डो है, बहुत लोग हैं जो मतलब उनको पता है बाय इंट्यूशन की भाई मैं यही इसी में अच्छा हूँ, मैं यही करूँगा और उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक है ना, उनको कोई वो गॉड ही है या कोई एक वो मान लो थर्ड पावर ही है कि जो कि आप कोई चीज़ में अच्छे हो, फोटोग्राफी में ही मान लो आप अच्छे ही हो, लेकिन अगर आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया होता ना तो शायद आप उसको पहचानने में शायद थोड़ा लेट हो जाता। ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है कि आपको अगर कोई किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर देता है ना फॉर द गुड थिंग, आपको क्लिक कर जाता है कि भाई ये तो सही बोल रहा है। मैं कभी डाउट भी आता है, सेल्फ डाउट आता है ऑब्वियसली कि क्या मैं सही में इतना अच्छा हूँ। और फिर आप 2-3 बार चीज़ों को देखते हो कि भाई अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो फिर वो मेरा दोस्त या मेरे पेरेंट्स कुछ बोले क्यों हैं, ऐसा क्यों है, वो कहीं से कहीं एक इंस्पिरेशन अंदर से आ जाता है, तो फिर आप उस चीज़ में और भी आगे बढ़ने लगते हो। राइट। तो बीइंग एन आर्टिस्ट एक क्वालिटी होनी चाहिए, टू बी सेल्फ क्रिटिक, कि खुद अपने काम में से गलतियां निकाले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक आर्टिस्ट होने के लिए। एंड थैंकफुली ये मैंने डेवलप किया है अपने आप में, कि मैंने काफ़ी सारा पढ़ा है। लाइक मिस्टर एंसल एडम्स बहुत रिनाउंड फोटोग्राफर थे, तो बहुत रिनाउंड फोटोग्राफर, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड। या तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, इंफ्रारेड में एक्सपेरिमेंट किया, ब्लैक एंड वाइट में एक्सपेरिमेंट किया, कैमरा लेंसेज में एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो वो कभी रुके नहीं, ही केप्ट ऑन डेवलपिंग हिज स्किल। वो मतलब प्रोसेस में इम्प्रूव करते गए, उनको गलती पता था और उसको सुधारते गए, बेहतर होते गए। तो उनकी एक किताब पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था, और ये मैंने बचपन में ही पढ़ा था, कि तुम्हें अपने काम में से गलतियां निकालनी आनी चाहिए, कोई और निकाले उसके पहले। सही बात है। तो आज मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने काम किया है आज ऑल इन अ डेज वर्क, कि आज इतना शूट हो गया था पर मज़ा नहीं आया मुझे, ये गलत हुआ, वो वहाँ पे गलत हुआ, वो वहाँ पे गलत हुआ, बट इट टर्न्स आउट क्लाइंट को पसंद आ जाता है। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, थैंक यू, डन, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करता हूँ। नहीं, ये एक एक्चुअली में बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर से अपना क्रिटिक सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मतलब उनको अप्रिशिएशन चाहिए। डीप इनसाइड वी ऑल आर क्रेविंग फॉर द अप्रिशिएशन, कि भाई एक बार बोल दो, मतलब होता है ना कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, मतलब कि भाई थोड़ा सा तारीफ कर दो यार, मतलब पता नहीं क्यों फ्लैटरी ही वो अंदर से लगता है कि ठीक है। लेकिन इट्स बैड। अगर आपको इम्प्रूव करना है, फ्लैटरी इज बैड। फ्लैटरी इज तो टू मच नहीं, थोड़ा भी फ्लैटरी खराब ही है, क्योंकि तारीफ सच्चा होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि तारीफ या तो ना हो, अगर हो तो तारीफ सच्चा हो, कम से कम अगर वो फ्लैटरी दिख भी रहा है ना तो वो दिल से निकला होगा। अगर आप किसी को बोल रहे हो शायद कि तुम सबसे खूबसूरत लगती हो मुझे, मान लो फॉर किसी लड़की के बारे में, मे भी वो शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं भी हो, लेकिन वो आपके दिल से आ रहा है, तो वो फ्लैटरी नहीं है, क्योंकि आना दिल से है, वो रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने वो क्रिटिसाइज के बारे में, अगर आप जैसे कि कबीर दास का भी एक दोहा है जो मैं पूरा शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका कंसर्न ये है कि निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटी छवाए। और भी कुछ लाइनें, इसका मतलब हिंदी मतलब यही है कि जो आपको क्रिटिसाइज करे ना, उसको अपने आंगन में पूरा झाड़ फूक लीजिए, जगह को एक बढ़िया सा आसन बनाइए, उससे बिठाइए उसको जो आपका क्रिटिसाइज करता है, जो आपको बोलता है कि ए पीयूष ये सही नहीं है, ये तेरा
यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो सकता है, हमको वैसे लोगों पे गुस्सा आता है अंदर से। हम लोग ऐसे ह्यूमन ही हैं, क्योंकि हमें अप्रिशिएशन चाहिए। कोई हमारी तारीफ बुराई करता है ना तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन ये आप में बहुत ही अच्छा क्वालिटी है कि आप भाई आंगन कुटी चबाए दूसरे का तो ठीक है, आप खुद ही वो आदमी बन गए हो कि भाई मुझे, आप खुद ही को क्रिटिसाइज करते हो कि हाँ ये मैं ये कर रहा था, शायद मैं थोड़ा सा और बेहतर कर सकता तो बेहतर रहता जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली ही देखना चाहिए कभी भी। लाइक आर्टिस्ट ने, किसी ने कभी भी क्रिटिसाइज किया कि यार तू वो बजा रहा था लेकिन वो कॉर्ड नहीं लेता तो अच्छा होता, या फिर उस जगह पे ये कॉर्ड लेना चाहिए था, या पेंटिंग्स के लिए लाइक ये ब्रश स्ट्रोक्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे जो भी क्रिटिसिज्म आ रहा है इट शुड बी टेकन कंस्ट्रक्टिवली। अगर तुम्हें लगता है कि यार ये नहीं, जो मैंने किया वो सही ही है, वो आदमी गलत है उस बारे में, तो वही सही। हाँ, आपके उसके वर्ड को लेना है, ये अपने में उतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। उसके वर्ड को लेना है, समझना है क्या बोल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, अगर ये एक ही पर्सन का अगर पर्सपेक्टिव है, बाकी सब लोग तो इसको अच्छा मतलब तारीफ कर रहे हैं इस बारे में, तो उसको कंस्ट्रक्टिवली ही लेना चाहिए। हाँ, अगर इम्प्रूव करना है तो आपको क्रिटिसाइज को लेना सीखना ही होगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो फिर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, आपको खुद ही लगेगा कि मैं तो महान हूँ। आर्टिस्ट की बात नहीं है, सभी जगह कॉर्पोरेट जॉब्स में अगर कुछ आप कोडिंग कर रहे हो, किसी ने बोला कि नहीं यार तुम ये लाइब्रेरी नहीं वो लाइब्रेरी यूज करना चाहिए था, तो फिर इट कुड हैव बीन बेटर एंड ऑल दैट। कंसीडर इट, सोचो उस बारे में, यू नो। नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं जरा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि कई बार लोग आपको सच्चा क्रिटिसाइज करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो सच्चा क्रिटिसिज्म है दैट इज वेरी हेल्दी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको इम्प्रूव करने के लिए है। कई बार होता है ना कि लोग आपको डिमोरलाइज करने के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, होता है ना कि इसको क्रिटिसाइज कर देंगे तो ये तो जानबूझ के किया गया होगा। हाँ, अगर तो आपको वैसे चीजों से बचना भी है। बिल्कुल। कि वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर कोई चीज हार्म कर दे रहा है ना, तो उससे बड़ा लॉस भी मुझे लग रहा है कि एक इंसान के जीवन में कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बोला अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो भी क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको भी जांचना चाहिए। हाँ कि भाई सेल्फ डाउट तो होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि भाई मैं इतना बुरा नहीं हूँ। हाँ ठीक है, बुरा हूँ, प्रॉब्लम है, गलती हुई है, लेकिन ये जो गलती आपने पॉइंट आउट की, ये गलती नहीं है, ये मेरी तरफ से सही है। इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, वो कम से कम वो चीज डिफरेंस कि वो आपके कॉन्फिडेंस को गिराया नहीं। वो क्रिटिसिज्म जो है बस एक क्रिटिसिज्म रहे वहां से आप सीख लो। कोई क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं कि जो आपको डिमोरलाइज कर दे, जो आपके कॉन्फिडेंस को हिला दे, कि आपको कोई बोल दे कि यार तू बहुत ही घटिया गाता है और आपने गाना ही छोड़ दिया। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स। मैंने एक बुक पढ़ा है, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें डेल कार्नेगी का बहुत ही शानदार बुक है। मुझे लग रहा है कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ माय लाइफ। हाँ, सबको पढ़नी चाहिए वो। तो उसमें ऐसे काफी स्टोरीज हैं कि कैसे एक एप्रिशिएशन से एक गूंगा, एक बहरा इंसान दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बन जाता है, और कैसे एक इंसान जो है जो अपने फील्ड में बहुत ही माहिर था, उसको बोला जाता है कि यार तू बहुत घटिया है, और वो उस चीज को मान लेता है और उसको लगता है कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और वो डन हो जाता है। तो क्रिटिसिज्म को मतलब एक्चुअली आपको में उतना एक कॉमन मिनिमम इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए, जिससे हम ये समझ पाए कि भाई ये मैं इतना बुरा नहीं हूँ, सीधा उतना लेने का बिल्कुल। लेकिन वो भी सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी जा सकता है। हाँ, वही ना, ये बहुत ही माइनर थिन लाइन है दोनों के बीच में। सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस कब बन जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट अहंकार कब बन जाए, यू नेवर नो। तो वो तीनों चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि बोले बहुत थिन लाइन है कि आपको क्रिटिसिज्म को लेना भी है, आपको ज्यादा भी नहीं लेना है, आपको कम भी नहीं लेना है, आपको एरोगेंट भी नहीं होना है, बिल्कुल। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता नहीं, इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। शायद लोग बहुत समझदार है, समझते हैं, तो ऐसी बात है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे कि आपके लाइफ में अभी तक में आप रिस्क फैक्टर जो है उसका क्या रोल है, आपके लिए रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो वो रिस्क कैसा हो? कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। ठीक, जो जैसे आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आपके पास घर में
से फाइनेंशियली आप वीक हो, हम्म तो आप ये ले या ना ले, कैसे ले, उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लान विद इन एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का गोल रख के रिस्क लेना चाहिए। उसके बिना आप डायरेक्टली कूद नहीं सकते हो। ये मैंने बहुत बार देखा है, लोग गलतियाँ करते हैं कि यार चालू कर देते कुछ तो बिजनेस जॉब छोड़ के, या फिर जॉब छोड़ देते अगले जॉब के लिए वेट करते रहते, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है एंड देन पूरा फैमिली डाउन हो जाते हैं उसमें। तो ये ना करे तो अच्छा है। ये मैं आपने पूरा दिल से एकदम, पता है ये एकदम ये भी टॉपिक आज हम लोगों ने फ्रेंड से काफ़ी डिस्कस किया था, बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया था। आप मतलब थैंक यू सो मच। आप इसमें जो ये दुनिया को पता नहीं क्या वैल्यू मिल रहा है। आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई एम सो सेटिस्फाइड, आई एम सो ग्रेटफुल। क्योंकि आज हम लोग रिस्क के बारे में बात कर रहे थे, तो कि रिस्क कैसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इस तरीके से हो गया था कि भाई रिस्क लेना चाहिए, रिस्क ले लो, लेकिन रिस्क कैसा लो ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो उसमें डायरेक्टली डाइव इन नहीं करना चाहिए। तो कैसे कैसे रिस्क रिस्क के बारे में आप जरा सा आप प्लान कीजिए, रिसर्च कीजिए, 2-4 लोगों से बात कीजिए उस बारे में, एक्सपर्ट से बात कीजिए, और अपने क्लोज फ्रेंड्स से या फैमिली से बात कीजिए जिसको उस बारे में कुछ पता हो, और इनसे भी जिनको उस बारे में कुछ पता नहीं हो। ये इम्पोर्टेंट है। मतलब आप रिस्क को एक्सप्लोर के उसको, आप ये सारा चीज जो है रिस्क मिनिमाइज करने का है ना। यस, मिनिमाइज द रिस्क। एक प्लान बना के चलो और वो प्लान को फॉलो करो, और वो प्लान को भी किसी और को दिखाओ जिसको, जो ऑलरेडी, समझो अभी मुझे स्पोर्ट्स का दुकान खोलना है, स्पोर्ट्स गुड्स का दुकान खोलना है, ओके। लेकिन मेरे पास से एक्स अमाउंट है, लेकिन मुझे X+Y अमाउंट लगने वाला है, तो मैं लोन लूँ या क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ या किसी फ्रेंड फैमिली से बोरो करूँ, ये रिस्क क्या है उसमें जानना चाहिए कि उसका रिटर्न्स कैसे आएगा, कितना टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स जो पढ़े लिखे हैं, बिजनेस में MBA वगैरह कर चुके हैं, वो लोग भी फेल होते हैं बिजनेसेस में, क्योंकि ऐसा कुछ फैक्टर मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल करते हैं। मोर देन 90%। 1000 में से 2-4 चलते हैं, मतलब 2-4 चलते हैं, 99 के क्लोज है फेलिंग रिजल्ट जो। सो व्हाई दैट हैपेंस, उसके लिए किताबें भी लिखी गई है, एक्सप्लोर दैट, अपने कॉलेज प्रोफेसर से बात करो, कोई स्पोर्टिंग गुड्स ऑलरेडी जो बेच रहा है उसको बिफ्रेंड करो, उसके बाद से पता करके लो, मार्केट रिसर्च करो। तो वो सब फैक्टर्स मायने में रखने चाहिए कि सडनली यार हाँ ठीक है चलो ये पैसा ले लिया, वो पैसा ले लिया, चलो दुकान डाल दिया और कोई नहीं आ रहा है। मार्केटिंग में भी एक्सपेंडिचर होता है, स्टाफ में भी एक्सपेंडिचर होता है, रेंट वगैरह रहता है, ऑलरेडी तुमने इन्वेंट्री के लिए इतना पैसा गलाया रहता है, तो इट्स ऑल फाइनेंशियली इन्वॉल्व, बट देन मेंटली तो बहुत खाता है ये चीज़ है, एंड इट गोज ऑन फॉर अ लॉन्गर टर्म अगर आप कैलकुलेटेडली ये रिस्क नहीं लेते हो तो। ओके। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, लेकिन वो कैलकुलेटेड ही होना चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेटेड। उस पे ध्यान देना चाहिए, उस पे रिसर्च करना चाहिए, उस पे तो अब मुझे होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क फिर तो रिस्क ही नहीं हुआ ना, मतलब मैं बस मेरा रिस्क होता है ना, बिल्कुल होता है। कैलकुलेटेड रिस्क में क्या रिस्क है? कैलकुलेटेड रिस्क आपको तो सब कुछ पता ही है। हाँ, तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क में फेलियर के चांसेस कम होते हैं। आपको पता है कि मैं ले रहा हूं, अगर आपने इतना सब प्लानिंग करके बढ़िया से कॉन्फिडेंस से आपने खोला और फिर वो किसी एक पॉइंट तक आके फिर नहीं चला, एटलीस्ट यू विल बी कि नहीं, आई डिड इट माय बेस्ट। हाँ, आपने बिल्कुल बेस्ट किया अपना। आपने अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक शॉप ही खोलना है, हाँ। तो आपने वहाँ जाके बिल्कुल उस एरिया को एक्सप्लोर किया, ऑब्जर्व किया 1 महीने 2 महीने कि वहाँ पे कितने लोग हैं, मैं डालूंगा क्या डालूँ, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं वो फैमिली मेंबर्स हैं या बैचलर्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, क्या है उनका बेसिक नीड क्या है, यहाँ पे मैं चाय डालूँ कि कॉफी डालूँ, क्या डालूँ।
अगर लग रहा है कि नहीं ये कॉफी यहाँ पे चलेगा और आपने चाय दुकान डाल दी, बिल्कुल। तो लोग चाय तो पीना, लोग कॉफी पीने वाले भाई चाय नहीं पी रहे हैं, तो फिर आपका तो चले जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये है कैलकुलेटेड कि आप और आसपास अगर को आपने observe रिसर्च करो। करके आपको अगर पता चला कि यहाँ पे चाय पीने वाले ही और अपने चाय की ही दुकान डाली, फिर भी जाके चाय नहीं बिक रहा है, तो आप एटलीस्ट सेटिस्फाइड इतना तो होगा कि नहीं, मैंने मेरी तरह से पूरी कोशिश की थी। और कैलकुलेटेड क्यों? बिकॉज इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। कैलकुलेटेड इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें यही बताया जाता है कि फेलियर होने के बाद भी क्या किया जाता है। कि आप अपने रिस्क को एक्चुअली Minimize मिनिमाइज करो, ताकि आप बहुत डिप्रेस अचानक से ना हो जाए। हाँ। और आपको बिल्कुल शॉक ना लग जाए कि अरे ये क्या हो गया। हाँ। आपको अगर वो होता भी है तो शायद वो भी आपको मे बी शायद आप फेलियर को भी प्लान करो। हाँ, और एग्जैक्टली फेलियर को भी प्लान किया जाना चाहिए। हाँ, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। हाँ। तो इससे मैं समझ पा रहा हूँ आपको, आपके हिसाब से, कि डू यू बिलीव इन प्लान बी? यस, आई डू बिलीव इन प्लान बी। आप प्लान बी में होना believe चाहिए, करते हो? yes, प्लान बी होना चाहिए हमेशा। ऑलवेज। लेकिन मेरा भी यहाँ पे जरा सा इंटरप्शन है, वो मेरा नहीं है। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा है, शाहरुख खान वर्सेस जेफ बेजोस, द फाउंडर ऑफ अमेजोन, द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जेफ बेजोस। तो उससे पूछा गया एक सवाल कि सर, डू यू बिलीव इन प्लान बी? एंड हिज आंसर वाज वेरी स्ट्रेट, नो, आई डोंट बिलीव इन प्लान बी, माई प्लान बी इज टू स्टिक विद द प्लान ए। क्योंकि उनका कहना है कि आप जब भी प्लान बी रखते हो, इसका मतलब ही है कि आपको प्लान ए पे भरोसा नहीं है। और जब तक आपको प्लान ए पे भरोसा नहीं है, वो प्लान ए सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आप कॉन्शियसली, आपके माइंड में पता है कि ये नहीं होगा, तो ये मैं ये कर लूंगा। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, कम से कम हमें ये पता है कि भाई, आप माइंड जो आप सोचते हो होता कहीं ना कहीं वही है। ये बुद्धि भी बोलते हैं कि आवर माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू वांट यू बिकम। इट इज देयर फॉर अ रीजन, प्लान बी। प्लान बी मुझे कहीं लगता है कि ये एक सेफ्टी है। कुछ भी हो सकता है ना, हाँ। अनप्रेसिडेंटेड कुछ भी, नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है भाई। हाँ? नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, प्लान ए फेल हो सकता है, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हो सकते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट। उसके लिए प्लान बी होना चाहिए। देयर हैज टू बी बैक ऑफ द माइंड, एक रखना चाहिए कि हाँ भाई, ये प्लान बी है, ये रख दिया, खत्म, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं। बट देन आई नो व्हाट टू डू व्हेन आई फेल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टिल्स रिमेन, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज ठीक लग रही है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं जेफ बेजोस से बहुत ज्यादा कन्विंस हूँ। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में मुझे मेरा माइंड कहता है कि सच में कि अगर प्लान ए भी बना रहे हो, क्योंकि अगर प्लान, जैसे कि मैंने नवाज, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने एक नवाज यूनिवर्सिटी, आपने नाम जरूर सुना होगा, वही अपना गणेश गायतोंडे। तो वो भी, जब उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जब वो मुंबई आए थे, अपना स्टोरी बताया कि वो उनका बहुत स्ट्रगल है कि वो पहले मैं वॉचमैन था, फिर 12 साल 15 साल तक स्ट्रगल किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे पूछा गया कि सर, आपके मन में कभी इस तरीके का ख्याल आया कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के गाँव में जाके खेती वेती करूँ? बोला कभी नहीं। बोला मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं। देयर वाज नो प्लान बी। मेरा था कि या तो यही होगा या तो आई एम डन। वो उनका भी यही कहना था कि अगर आपके मन में प्लान बी है तो प्लान ए के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अजय बेजोस भी यही कहता है, हम भी कहीं ना कहीं अंदर से यही मानते हैं। लेकिन आई एम वेरी कन्विंस्ड बाय योर स्टेटमेंट ऑल्सो कि प्लान बी होना यही चाहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल में मुझे लगता है, देखो हम लोग उतने ताकतवर नहीं है मेंटली कि किसी एक चीज के प्रति स्टिक हो जाए और बोले कि ये चाहिए मेरे को, किसी भी कीमत पे चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर, इवन यू नो, द वर्ल्ड नो, यूनिवर्स नो, एवरीबॉडी इज नो, अगर आप इतने कन्विक्शन के साथ किसी चीज को चाहते हो ना, अगेन कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन इतना कन्विक्शन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग जार बार होता नहीं है। तो इन दैट केस आई बिलीव कि प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि प्लान बी इज सेफ्टी। सिंपल है कि वो कंफर्ट एक सेफ्टी है कि क्या पता आपको लग रहा है कि वही नेचुरल कैलेमिटी या बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइज रीजन, दिस यूनिवर्स इज वेरी रैंडम। प्लान ए बनाया जाता है सक्सेस के लिए, ठीक है, बट देन उसमें डिपेंडेबिलिटीज होते हैं किसी पर्सन पे, किसी वक्त पे, किसी दूसरी कंपनी पे,
या किसी प्रोडक्ट पे, तभी वो फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल हुआ तो क्या? फेल हुआ तो फिर से फेल हुआ तो फिर से करना है। फॉर एग्जांपल मैं 3 बैकअप्स रखता हूँ मेरे डेटा का, फोटोग्राफी का। अभी मेरा एक शूट हो गया ना, मैं तुरंत उसको 2 कॉपीज बना लेता हूँ। अच्छा। घर आने के बाद तीसरा कॉपी आ जाता है। वो प्लान भी है आपका? वो मेरा प्लान बी है कि अगर कुछ अगर इसमें से ये ड्राइव फेल हुआ, वो ड्राइव फेल हुआ, क्योंकि होता है मेरे पास सब नए ड्राइव्स है, बट ड्राइव्स फेल होते हैं, मेरे सामने हुए हैं और पूरा डेटा लॉस हो जाता है। नहीं, ये चीज तो मैंने देखा है कि बोलने के लिए ठीक है कि भाई प्लान बी मत रखो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजोरिटी ऑफ लोग, हम लोग सारे लोग, बहुत ही कॉमन है, उतना कन्विक्शन हमारे पास है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी रियलिस्टिक। जेफ बेजोस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और दे आर वेरी रेयर पर्सन। वी आर द सेम बट वी आर नॉट द सेम। यही कारण है कि हम लोग सेम नहीं है। मतलब वो कहीं और है, हम कहीं और है, सब क्योंकि लोग जेफ बेजोस नहीं हो सकते ना। हाँ, अगर उतना, क्योंकि वो इतना कन्विक्शन के साथ बोल रहा है कि भाई मेरा नहीं है, मेरे नहीं चाहिए, इतना कर बोला कि अगर इफ आई वुड हैव अ प्लान बी तो तुम मुझे आज बुलाते ही नहीं, अमेज़न होता ही नहीं। वो इतना श्योर है अपनी चीजों के बारे में। बट सी, अमेज़न के भी कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज फेल हुए हैं। नहीं, उनका कहना था ऐसा भी नहीं है। एंड गोल जो है ना, एक उसमें से भी एक प्लान बी होता ही है ना। चलो ठीक है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या वी आर कॉन्फिडेंट कि दिस विल रन, दिस विल वर्क, बट देन नहीं यार, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस फेल हो गई, सो व्हाट। सो उसमें से भी वो बाहर आ जाते हैं, दे रिकवर। सो वो रिकवरी का जो प्रोसेस है, वो जो बैकअप का प्रोसेस है, दैट इज प्लान बी। इट हैज टू बी देयर। उसके बिना प्लान भी तो देखो, मुझे लग रहा है कि हर जगह ही होता है, लेकिन जो उनका कहना था, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उनका कहना था कि अमेज़न ने भी तो प्लान भी, अमेज़न जब स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ बुक बेच रहा था। अभी पूरा दुनिया ए से ए टू जेड जितने भी सामान आ सकते हैं वो सारे सामान उसमें बिक रहे हैं। तो उनका तो ये प्लान बी ही है। लेकिन वो जब बोलते हैं कि मेरा प्लान बी नहीं था, तो उनका एक्चुअली तात्पर्य ये है वहां पे, शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि आपका जो एंड गोल है ना, उसको आप फिक्स रखो, रास्ता चेंज करो। अगर आपको मुझे ए से बी में जाना है, मुझे बी में ही जाना है, दैट इज फिक्स, दैट इज प्लान ए। हाँ, मुझे इसी रास्ते से जाना है, ये जरूरी नहीं है। मैं रास्ता चेंज करूंगा। इस रास्ते से मैं गया, इधर भीड़ ट्रैफिक ज्यादा लग रहा है, मैं शॉर्टकट लूंगा, मैं किसी और से मदद भी ले सकता हूँ। मैं अगर मेरा ओवर ब्रिज है तो मैं उस पर चढ़ूंगा, एक रिवर है, मैं बोट लूंगा। तो दिस काइंड ऑफ प्लान भी इज गुड, लेकिन आपने गोल को ही चेंज कर दिया। आप बोले कि मेरे ए नहीं चाहिए, मुझे कोई सी चाहिए। तो होगा क्या ना कि आप एक इनफाइनाइट लूप में भटक सकते हो, क्योंकि क्या है ना कि कुछ भी पाने के लिए ना आपको स्टिक होना पड़ेगा। आपने चेंज किया ना गोल को, तो अब वो ए जो है वो मुश्किल था, आपने चेंज कर दिया। सी भी मुश्किल है, डी भी मुश्किल है। अब जैसे कि एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ रहा है, गौतम बुद्धा से ही रिलेटेड है, कि उनके पास एक शिष्य है और उनको बोला कि मुझे पानी चाहिए। तो गौतम बुद्धा बोले कि जाके गड्ढा खोदो, पानी निकल जाएगा। तो जाके गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला। फिर दूसरा गड्ढा खोदा, फिर पानी नहीं आया। फिर खोदा, 10-20 गड्ढा खोद दिया 10-10 फीट का, पानी नहीं निकला। तो बुद्धा के पास गए वो और बोले ना कि अब तो बोले कि गड्ढा खोदोगे पानी निकल जाएगा, कुआं बनाओ। तो मैंने तो 10-15 गड्ढे खोद दिए, कुआं बना दिए, एक से ही पानी नहीं निकला। तो पूछे कि भाई कितना गड्ढा खोदे? तो बोले कि 10 फॉर एग्जाम्पल। बोले कितना फीट का, कितना गहरा है? बोला हर गड्ढा 10-10 फीट को खोद दिए, 10-10 को। बोले अब एक काम करो, अब एक गड्ढा जाओ खोदो, और 10-10 गड्ढा जो खोदे थे ना 10-10 फीट का, 100 फीट एक ही गड्ढा को खोद दो, तो वो पानी मिल जाएगा। तो जिस्ट वही है कि आप अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा डाइवर्ट करते हो ना, तो जो पॉसिबिलिटीज है वो हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका फोकस और एनर्जी जहाँ जाएगा वो चीज़ दे आर बाउंड टू हैपन, वो होगा ही, वो होता ही है। लेकिन आई एग्री विथ यू, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक कॉमन मैन को, हमारे जैसे लोगों को, एक कॉमन जो लोग हैं, जो जेफ बेजोस नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, शायद हो जाओ तो बहुत बेहतर है, तुम्हें प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज ए इनिशियल स्टेज में मुझे लगता है कि, मुझे खुद भी लगता है, आई एम वेरी कन्विंस्ड बाय योर थ्योरी कि प्लान बी होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है, आप डिप्रेस्ड कम होते हो,
आपको, क्योंकि आप जब एक हार मिलती है ना, आपको आपको जब पराजय मिलती है, आप जब फेल हो जाते हो, आपके अपने दोस्त आपके अपने नहीं रहते, आपके फैमिली वाले आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, पता नहीं अपने से क्लोज आदमी भी आपसे दूर चले जाएंगे जब आप खराब हालत में होते हो। तो उस सिचुएशन से बचने का एक अच्छा तरीका ज़रूर है कि आपके पास एक प्लान भी हो, ताकि आप सरवाइव करो, आप बिल्कुल नष्ट मत हो जाओ। क्योंकि हम लोग जो कॉमन मैन रहते हैं ना, बोले हमारे पास कन्विक्शन उतना ज़्यादा नहीं है कि नहीं मेरे को चाहिए मुझे कि मैं कर ही लूंगा। लोग सुसाइड कर लेता है, लोग जान दे देता, लगता है छोटा मोटा एग्जाम पास नहीं किया, लगता है कि अब खत्म है खत्म हो जिंदगी। गई जिंदगी। अबे जिंदगी खत्म नहीं है, शुरू है जिंदगी, लेकिन किसको पता। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था भी, मुझे लग रहा है कि ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी के लिए भी कि लोग रिस्क फैक्टर हो गया, ये प्लान ए प्लान बी, ये सब चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, मैं पर्सनल तौर पे मानता हूँ। हम लोग पॉडकास्ट के बहुत ही क्लोज में आ चुके हैं, तो एक सवाल फिर से है मेरे सामने में जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जितने भी साल हुए, मैं आपसे आपका एज नहीं पूछूंगा, बट एक्सपीरियंस वाइज लगता है कि आपने काफ़ी चीज़ें की हैं। तो उस हिसाब से मेरा एक सवाल बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से मेरे अंदर आ रहा है, वो है कि इतने सारे समय में आपने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें की होंगी जो लगता होगा कि ये नहीं करते तो अच्छा था, ये कर लेते तो बहुत अच्छा था, इसको बिल्कुल भी नहीं करना था। व्हाट आर दोज 3 मिस्टेक्स जो लगता है कि आपको नहीं करने चाहिए थे? वेल, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में। हाँ, ऐसे ही बोलो, कोई But, बेदर्द बोलो। अभी तो ऐसे पॉइंट पे आ चुका हूँ कि मैं वो 3 मिस्टेक्स से रिकवर हो चुका हूँ। हाँ, रिकवर इज ओके। अब वो 3 मिस्टेक्स क्या था, पहले वो बता दो, और फिर रिकवर किए वो भी बता फर्स्ट सकते इज हो। कि मैंने कभी डिग्री नहीं ली है अब तक, हम्म, तो आई शुड हैव हैड अ डिग्री आपने। okay. सेकंड इज आई डिड नॉट टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क जब मैं बिजनेस चालू किया। मेरे मॉम डैड ने मुझे करीबन 10 साल तो एटलीस्ट मुझे सपोर्ट किया है, मतलब फाइनेंशियली भी, कि भाई ठीक है तुम्हारा ये नहीं हुआ तो ये लो पैसे, ये लो पैसे। तो ऐसे बहुत सारे पैसे मैंने घर से लिए हैं, बट देन अपने घर से लिए हैं तो वो अभी मांगते तो नहीं है कि पापा मेरे पैसे लौटा दें, इट इज़ आउट ऑफ देयर गुडविल एंड वो एक चीज़ है। हाँ, क्योंकि मैं ये सवाल मैं जरा सा रिफ्रेम करके बस कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, तो वो गलतियाँ करेंगे, तो अगर हम उनको अगर पहले से बता दें कि भाई ये गलतियाँ हम कर चुके हैं, मत करो, तो ये सिर्फ इसीलिए है कि भाई देख लो हम करके थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। हाँ ठीक है, रिकवर तो देखो आप लोग कैंसर से करे जाते हैं यार, तो गलतियाँ क्या है, रिकवर तो कर ही जाओगे। तो व्हाट नेक्स्ट? तीसरी मिस्टेक थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के और है कि मैंने शादी बहुत जल्दी कर ली। अरे तभी क्या मैं- बात बोल रहे हो भाई। गजब कंफ्यूजन है दुनिया में। मतलब अच्छा, आपने कब शादी की? एट द एज ऑफ 30। एट द एज ऑफ 30? हाँ। और आपको लगता है कि बहुत अर्ली है? बहुत अर्ली था। I'm really sorry, but seriously, Considering प्लीज my इसको progress. बताइए कि आपको क्यों लगता है कि 30 भी बहुत अर्ली है? कंसिडरिंग माई प्रोग्रेस इन माई करियर, हम्म। ये थोड़ा अर्ली था, क्योंकि तभी भी जब प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं आ रहे थे मुझे जॉब करना पड़ा है ऑल दैट। एक डिपेंडेंसी आ जाती है ना। हाँ जी। एक डिपेंडेंसी आ जाती है शादी को लेकर। शादी क्यों प्रॉब्लम लगा आपको, क्यों इसको मिस्टेक्स में काउंट किए? क्योंकि जैसे मैंने कहा, फोटोग्राफी इज अ कॉस्टली अफेयर एंड उसके लिए फाइनेंस लगता है, एंड वंस यू हैव स्टार्टेड अ फैमिली तो यू नो आपका बहुत सारा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं पैशन से थोड़ा सा हाँ, तो जब मेरा पैशन ही मेरा वर्क है, जब मेरा जब मेरा पैशन है, जब जो मेरा वर्क है, तो मेरे वर्क में इन्वेस्ट, बिकॉज बिजनेस है आफ्टर ऑल, उसमें इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट होते रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारा सा इग्नोरेंस होते गया मेरा। तो मैं यहाँ पे जरा सा इसको एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इंटरेस्ट, और अगेन इस टॉपिक के बारे में हमने काफ़ी बातें की है अपने फ्रेंड से, बहुत सारे लोगों से, कि आपके हिसाब से
लोगों को शादी कब करनी चाहिए? अगर 30 अर्ली है तो आई एम सीरियस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए। मिलने के बाद ही करनी चाहिए। हाँ, तो वो अगर 40 में मिला तो 40 में तो करो। 40 में करो। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मतलब आप सीरियसली इस बात को सोचते हो कि भाई पहले तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो हाँ, फिर शादी करो? क्योंकि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। शादी से क्या? अच्छा तो ठीक है, आप पहले बताओ इसको, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस नहीं सब्जेक्ट। एक्सपर्ट नहीं, अब ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, Personal, ये है एक्सपर्ट का कि- बात ही नहीं है, ये आपका हाँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि- कि आपका है कि पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो, हाँ, फिर शादी वादी के चक्कर में आओ। इंडिपेंडेंस होना चाहिए, आपके डेट्स क्लियर होने चाहिए एटलीस्ट। हाँ। डेट्स चल भी रहे तो फिर योर वाइफ और योर स्पाउस जो भी है, ही और शी शुड बी रेडी टू शेयर दैट बर्डन विद यू। ऐसा नहीं हो कि और एक बर्डन ऐड करना चाहिए। हाँ, अगर वो जो बिल्कुल हाउसवाइफ है तो पता चला कि आप अपने पैशन को छोड़ वो के उनका चॉइस है, वो उनका नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप पैशन से डेविएट हो जाते हो क्योंकि अब आपकी वाइफ की कुछ ज़रूरतें हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने बताया कैमरा के बारे में कि आपको एक कैमरा चाहिए और आपकी बीवी को एक शायद एक नेकलेस चाहिए। नहीं, वो तो चाहिए की बात है, वो तो वांट है, हम्म। बट नीड्स भी सरपास होने लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ बेसिक नीड्स भी बेसिक नीड्स पे भी तुमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यू नीड टू बी सॉर्टेड जो बोलते हैं ना, सॉर्टेड होना चाहिए। तो फिर तुम इस चीज में आओ क्योंकि ये आपका फाइनल मिस्टेक जो है ना, हाँ। सीरियसली आई हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट, लाइक सीरियसली आई एम लकीली अनमैरिड और अनलकीली आई डोंट नो। तो मुझे आपका ये जो मिस्टेक्स हैं मुझे सीरियसली इसके बारे में रेट्रोस्पेक्ट करना है कि वो मेरे लिए कैसा बैठता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई जल्दी जितना अर्ली उतना अर्ली कर लो और फिर अपने गोल्स पे लग जाओ, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई पहले खुद को ठीक करो फिर शादी करो। तो मुझे लिटरली लगता है कि यहाँ पे बहुत सोचने की जरूरत है। मैं तो सेकंड पार्ट पे थोड़ा बिलीव करता हूँ कि पहले खुद को ठीक करो। अभी ये करने के बाद पता चला यार, अभी मतलब तभी तो मैं लाइक आई वाज वर्किंग, तभी मैं जॉब कर रहा था, एक मीडिया कंपनी में मैं काम कर रहा था एज अ चीफ फोटोग्राफर, एंड इट वाज गोइंग गुड, बट देन सडनली वो कंपनी बंद पड़ गई एंड लॉकडाउन आ गया। तो क्या करूँ मैं? वो अकेले तो लोग सरवाइव कर सकता है, लेकिन भाई अब किसी और को तो भूखा नहीं मार सकते हो ना। भूखा इन द सेंस वही है कि आपकी डिपेंडेंसी है आप पे, आपके कारण इट वाज अ वेरी बिग, हाँ। बहुत प्रॉब्लमेटिक था तभी, बहुत प्रॉब्लमेटिक था। आई कैन अंडरस्टैंड।